देखो अनुच्छेद पहले में सबसे पहली बात क्या लिखी है, अनुच्छेद पहला ही है, इस पहले में सबसे पहली बात क्या लिखी है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, इससे आपके दिमाग में दो चीजें सबके क्लियर हो गई। एग्जाम में प्रश्न आता भी है कि आपके राष्ट्र भारत के कितने नाम हैं, तो भारत के कितने नामों को लेकर पहले तो उस पर विवाद चला। क्या विवाद चला कि भारत रखा जाए, परंतु कुछ लोगों ने इंडिया को भी सपोर्ट किया कि इंडिया क्यों नहीं रखा जाए। तो इन दोनों को मतलब दोनों विवादों को ध्यान रखते हुए हमने क्या कहा, बिल्कुल हमारे देश के दो नाम हो जाएंगे। जब भारत में हम जब इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे तब इंडिया आ जाएगा, और जब हिंदी में इसकी व्याख्या करेंगे तब भारत आ जाएगा। तो भारत के केवल दो ही नाम आपको मिलेंगे संविधान में, वो है भारत और इंडिया। और इनके लिए क्या कहा, ध्यान से सुनना, भारत क्या है, भारत क्या है, इंडिया क्या है। तो भारत क्या है, इंडिया क्या है, तो उसके लिए क्या शब्द आया, राज्यों का संघ है। मेरे बच्चों अगर आप कह रहे हैं कि मैडम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है क्या, फिर एक बात ध्यान से सुनना, केंद्र शासित प्रदेश भी राज्य ही है एक तरह से। आगे चलकर हमने क्या किया, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया, बाकी वो है तो हमारे ही हिस्से ना, उनके लिए अलग से केंद्र शासित प्रदेश की नाम की व्याख्या नहीं की, केवल एक ही शब्द लिख दिया, राज्यों का संघ। उस राज्य में राज्य भी आ गए, इसी राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी आ गए। आगे आप संविधान को अब पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि भारत में ऐसा होगा। हर जगह एक ही शब्द लिखा है, वो है राज्य। राज्य ऐसा करेगा, राज्य को ऐसा लागू करना चाहिए। तो वहां राज्य शब्द का मतलब है भारत, वहां राज्य शब्द का मतलब क्या है, भारत। हिंदुस्तान, आपका भारतवर्ष, ये करके जो नाम है नीरज, वो बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लिए गए। हिंदुस्तान आप कहते हैं पर हिंदुस्तान है नहीं, ठीक है ना। हिंदुस्तान की व्याख्या आप करते हैं, हिंदुस्तान जो है शब्द हम बोल सकते हैं, परंतु संवैधानिक रूप में हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। पॉइंट यहां तक क्लियर। चलो, तो भारत व इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अब देखो यहां एक बात समझना, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, आज एक बार फिर मैं तुम्हारे साथ चर्चा में लाना चाहती हूं। एक शब्द आता है बच्चों, संघात्मक। आप कह सकते हैं संघीय व्यवस्था, आप इसे कह सकते हैं संघीय व्यवस्था। तो संघात्मक और संघीय व्यवस्था, बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैडम इसका मतलब क्या होगा। तो संघात्मक और संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का क्या होना चाहिए, बंटवारा हो। तो जहां कहीं भी, जहां भी, जिस देश में भी आपको केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा मिलता है, वहां आप कह सकते हो कि संघीय व्यवस्था है या संघात्मक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एकात्मक की, तो एकात्मक को बिल्कुल मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। तो एकात्मक कहता है सारी शक्तियां जो है वो केंद्र में ही निहित होंगी, राज्य के पास कोई भी शक्तियां नहीं होती, या फिर राज्य होता ही नहीं है। मेरी बात को समझे, राज्य या तो होता ही नहीं है, ठीक है, या तो राज्य होगा ही नहीं, और राज्य होगा तो उसके पास कोई शक्तियां नहीं होंगी, सारी शक्तियां केंद्र के पास ही होंगी। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई। तो संघात्मक संघीय व्यवस्था। अब अगर हम देखें तो भारत में कौन सी व्यवस्था अगर आप देखें मुख्यतः पाई जाती है, तो भारत में मुख्य तो जो व्यवस्था पाई जाती है वो कौन सी है, संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था को हमने अपनाया था। संघीय व्यवस्था जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाई गई, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम बात कर लेते हैं अगले बिंदु की। तो ये संघात्मक और एकात्मक समझ में आ गया। अब देखो दो शब्द होते हैं बच्चों, जैसे कि संघ बोला, मैंने संघ बोला ना, इस संघ से दो शब्द निकल कर आए। एक शब्द आया यूनियन और एक शब्द आया फेडरल। दो शब्द आए, सब सुनते। जैसे कि अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़े हम तो क्या आएगा, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया
इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट। अब बात को समझना, इस संघ शब्द का मतलब यूनियन भी है, इस संघ शब्द को फेडरल भी कहते हैं। तो भारत में यूनियन को ही काम में क्यों लिया गया, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया, मेरी बात को समझना। यूनियन का मतलब संघ होता है, पर यूनियन में साफ कह दिया गया कि राज्य जो है वो एक तरह से सभी राज्य जो है एक साथ मिलकर संघ बनाएंगे, परंतु राज्यों में कोई समझौता नहीं होगा। अगर समझौता होता तो मेरी बात समझना, अगर राज्य किसी समझौते के तहत मिलते, ठीक है, अगर राज्य किसी समझौते के तहत मिलते तो राज्य अपनी मन मर्जी होती तब अलग भी हो सकते थे। क्या हमारे यहां राज्य अलग हो सकते हैं? तो राज्य अलग नहीं हो सकते। मेरी बात को समझे? आप यूं कह सकते हैं कि एक बात और क्या समझनी है, राज्य या भारत, राज्य नहीं कह सकते, भारत अविभाज्य है। भारत अविभाज्य है मतलब भारत के अंदर जो राज्य होंगे उनका विभाजन आप या वो राज्य अलग नहीं हो सकते। अनश्वर जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग नहीं हो सकते। बाकी आप इन दो ही बातों का ध्यान रखना। यूनियन का मतलब होता है संघ, यूनियन का मतलब होता है संघ, ठीक है। संघ में क्या है? संघ है इसका मतलब ये नहीं है कि समझौता, राज्यों में समझौता नहीं है, और समझौता नहीं है इसका मतलब राज्य अलग भी नहीं हो सकते। समझौता नहीं है इसलिए अलग भी नहीं हो सकते। परंतु फेडरल शब्द, इसके लिए भी संघ शब्द का ही प्रयोग करते हैं। फेडरल का भी मतलब संघ है, पर ये ऐसा है जिसमें राज्यों के मध्य समझौता होता है। जहां फेडरल शब्द का प्रयोग करेंगे तो बच्चों फेडरल शब्द कहां प्रयोग करेंगे? फेडरल शब्द वहां प्रयोग करेंगे जहां या जो देश, जिस देश में राज्यों को अलग होने का दर्जा प्राप्त हो, जहां जब चाहे राज्य एक साथ हुए हैं और फिर अलग हो सकते हैं। तो जिस देश में राज्य अलग हो सकते हैं, उस संघ से अलग हो सकते हैं, राज्य उस संघ से अलग हो सकते हैं, उस केंद्र से, उस देश से अलग हो सकते हैं, वहां फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे यहां नहीं है। तो यहां क्लियर हो गया कि राज्य क्या हो सकते हैं? संघ से अलग हो सकते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, दो राज्य आपस में तो अलग यहां भी हो सकते हैं। यूनियन में जब दो राज्य, मतलब जैसे आंध्र प्रदेश दो राज्यों में बटाना, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तो देश में राज्य तो दो हिस्सों में बट सकते हैं, परंतु कोई राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, मतलब राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता, भारत में ही रहेगा, भारत से अलग नहीं होगा। फेडरल में भारत से अलग हो सकता है, इसीलिए हमने फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमारे यहां शब्द कौन सा प्रयोग लिया गया बच्चों? यूनियन। तो कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए? क्या कहोगे? मेरी पहली बात, जो आपके अनुच्छेद पहले में क्या लिखा है? अनुच्छेद पहले में पहले सब क्लॉज में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया, दो नाम हुए, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, सभी राज्यों ने मिलकर संघ बनाया है, राज्यों का एक संघ होगा। इंग्लिश में कहें तो यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं संघ। तो संघ के लिए दो शब्द आते हैं, यूनियन और फेडरल। भारत में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत में राज्य समझौते के तहत शामिल नहीं हुए हैं, राज्य अलग नहीं हो सकते। फेडरल शब्द वहां काम में लिया जाएगा जहां राज्य समझौते के तहत एकजुट हुए हैं और जब मर्जी हो तब राज्य संघ से अलग हो सकता है, ठीक है। तो हमारे भारत में यूनियन शब्द को प्रयोग में लिया गया। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब कंफ्यूज कभी नहीं होना है यूनियन और फेडरल शब्द के अंदर, ठीक है ना। यूनियन और फेडरल शब्द में आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्या यूनियन और फेडरल क्लियर हो गया आपको? हाँ ना में जवाब दो, बस मुझे इसी चीज का रिप्लाई चाहिए। अब देखना जो दूसरी बात है, दूसरी बात सुनो। अनुच्छेद पहला ही चल रहा है। अनुच्छेद पहले के दूसरे भाग में लिखा है कि
संघ के जो राज्य क्षेत्र है, मतलब संघ के जो भी क्षेत्र है, ठीक है ना, संघ के जो भी क्षेत्र है, संघ के जो भी क्षेत्र हैं उनकी व्याख्या अनुसूची पहली में मिलती है। साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जो संघ है, मतलब जो भारत है, भारत संघ है एक तरह से, तो जो संघ है, ठीक है, उस संघ के पास कौन कौन से क्षेत्र है, ठीक है, उस संघ में कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी की व्याख्या मिलेगी अनुसूची पहले में। बात समझ गए? इतने से लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये कहूं कि संघ के राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 में मिलेंगे, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 1 के तहत, ठीक है। तो साफ लिखा, अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन से राज्य होंगे। अगर आपको देखना है तो आप अनुसूची पहले में चले जाओ, उस अनुसूची पहले में लिखा हुआ है इतने तो राज्य, मतलब आज वर्तमान में 28 तो राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी व्याख्या, इनके नाम कहां मिलेंगे? अनुसूची पहले में मिलेंगी। बात क्लियर? चलो अगली हम बात समझते हैं। तीसरी बात क्या कह रहा है? अनुच्छेद पहला ही चल रहा है, ठीक है, अनुच्छेद पहला ही चल रहा है। उस पहले अनुच्छेद में तीसरी बात क्या कही गई? तीसरी बात यह कही गई कि संघ के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र क्या क्या होंगे? संघ के राज्य क्षेत्र होंगे राज्य, संघ के राज्य क्षेत्र होंगे राज्य, संघ के राज्य क्षेत्र होंगे संघ शासित प्रदेश। अगर देखा जाए तो यूं पढ़ा रही हूं कि आपके यहां देश में कितने क्षेत्र, कितने प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं। तो देश में एक तो होगा राज्य, ठीक है, एक तो होगा राज्य, दूसरा होगा संघ शासित प्रदेश, ठीक है, और तीसरा होगा अर्जित राज्य क्षेत्र, ठीक है। अर्जित का मतलब समझे? जिन पर आपने अधिकार किया हो, जिसे आपने अपनाया हो, ठीक है। अर्जित किए गए मतलब बाहर से, किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे देश की सीमा से, किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर अगर आपने अधिकार किया हो तो वो क्या हो गए? अर्जित। मतलब अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। हालांकि हम दो ही देखते हैं, एक है राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तीसरी जो श्रेणी बनाई गई थी ना, जो तीसरी श्रेणी बनाई गई थी उसमें अपने यहां आज वर्तमान में कोई भी क्षेत्र शामिल नहीं होता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको हमने अर्जित किया हो, ठीक है, और अर्जित करने के बाद वो केवल अर्जित श्रेणी में रहा हो। हमने अगर किसी को अर्जित भी किया, जैसे सिक्किम है, सिक्किम को हमने अपनाया है पर सिक्किम को हमने क्या बना दिया? राज्य बना दिया। तो बात समझ गए? वो सीधी सी बात क्या है, आपके अनुच्छेद तीसरे में साफ एक लाइन में लिखा है कि संघ के राज्य क्षेत्र होंगे, कौन से होंगे? एक होगा राज्य, दूसरा होगा संघ शासित प्रदेश और तीसरा होगा अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र। हाँ ना में जवाब दो। क्या पहला अनुच्छेद आपको क्लियर हो गया? क्या पहला अनुच्छेद सबको क्लियर हो गया कि पहले अनुच्छेद में सबसे पहले कहा भारत और इंडिया दो शब्द, राज्यों का संघ होगा। दूसरी बात कही कि संघ के राज्य क्षेत्र मतलब जितने भी क्षेत्र हैं उनकी व्याख्या अनुसूची 1 में मिलती है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। अगली बात, संघ के राज्य क्षेत्र में ये 3 शामिल होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अनुसूची 2 की। देखो अनुसूची 2 क्या कहता है? अनुसूची 2 सिंपल सी बात कहता है, और सिंपल सी बात क्या कहेगा? नए राज्यों का निर्माण या स्थापना करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सिंपल सी बात समझना। देखो दो चीजें ध्यान रखना, एक पढ़ाऊंगी अनुच्छेद 3 और एक पढ़ाऊंगी अनुच्छेद 2। दोनों में छोटा सा अंतर समझना। अनुच्छेद 2 कह रहा है, इसकी बात को अच्छे से ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 2 कह रहा है
कि अगर आप बाहरी प्रदेश को या बाहर से किसी राज्य को, बाहर से मतलब इंडिया का नहीं है, इंडिया से बाहर का कोई क्षेत्र है, इंडिया से बाहर का कोई प्रदेश है, इंडिया से बाहर का कोई क्षेत्र या प्रदेश है या प्रांत है या राज्य है या भूमि है, इंडिया से अगर बाहर की है, बाहर के प्रदेशों की स्थापना के लिए, आप यूं कह सकते हैं, स्थापना के लिए या उन्हें जोड़ने के लिए संसद विधि या संसद कानून बनाकर बाहर के प्रदेशों की स्थापना या कह सकते हैं बाहर के प्रदेशों को जोड़ सकती है। मतलब सिंपल सी बात कह दी, ठीक है ना, बिल्कुल बाहर के प्रदेशों को लेकर आना और हमारे देश में शामिल करना। तो इस शामिल करने की जो प्रक्रिया है, भाई बाहर से अगर कोई देश शामिल होना चाहता है या भारत शामिल कर रहा है तो मना थोड़ी ना करेंगे, तो उसे दूसरे मतलब बाहर के क्षेत्र को शामिल करने के लिए संसद विधि या कानून बनाकर, संशोधन नहीं होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्या सुनना है, संसद विधि या कानून बनाकर दूसरे देश को हमारे प्रदेश या हमारे क्षेत्र में जोड़ सकती है। मेरी पॉइंट क्लियर? हाँ ना में जवाब दे दो बस, मुझे तुमसे और कोई उम्मीद नहीं है। वैसे पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब बात समझना, संशोधन नहीं हुआ है, संशोधन नहीं होगा। यहां मैंने एक शब्द लिखा है विधि कानून, ठीक है, विधि कानून, और संविधान संशोधन विधि और कानूनों की प्रक्रिया में नहीं आता है, ठीक है। हालांकि कुछ परिस्थितियां अलग हो गई थी, उसके आगे चर्चा करेंगे, वो है मूल अधिकारों में। यहां पॉइंट को समझना, अगर बाहर के किसी देश को, ठीक है, अगर बाहर के किसी देश को शामिल करना है, बाहर के किसी क्षेत्र को शामिल करना है, तो संसद जो है वो विधि बनाकर, शामिल कर सकती है, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर? चलो तीसरी बात करती हूं मैं, अनुच्छेद तीसरा क्या कहता है, बात को गौर से समझना। तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है? वो तीसरा अनुच्छेद कह रहा है कि भारत के, हालांकि अनुच्छेद तो यूं साफ लिखा है, नए राज्यों के गठन की स्थापना, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके आपको आसानी से समझ में आ जाए वो लाइन लिख रही हूं, लिखो। देखो, भारत के राज्यों की सीमा व नाम में परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया की व्याख्या है। अब मेरी बात को थोड़ा अच्छे से सुनना क्या है यहाँ। अनुच्छेद जो तीसरा है, देखो जो दूसरा अनुच्छेद था वो ये कह रहा है कि बाहर के देशों को अगर आप बाहर से अगर कोई प्रदेश जोड़ रहे हो तो संशोधन नहीं होगा, संसद जो है वो विधि बनाकर आराम से जोड़ देगी, ठीक है ना, आराम से जोड़ देगी। पर अनुच्छेद 3 जो है वो क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 कह रहा है कि भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर जो राज्य है, अगर आप उन राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना चाहते हो, उनके नाम में परिवर्तन करना चाहते हो, अगर एक राज्य को 2 भागों में बांटना चाहते हो तो आप बांट सकते हो, और उन्हें उनके नाम, क्षेत्र या उन्हें बांटने की जो प्रक्रिया है, मतलब भारत के अंदर राज्यों का जो विभाजन है या राज्यों के सीमा का निर्धारण है या राज्यों के नाम का निर्धारण है या नाम में परिवर्तन करना है, यह सारे काम कौन करेगी? संसद करेगी। और उसमें किस प्रकार संसद काम करेगी उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या सुनना है इसमें? ध्यान इतना रखना। पहली बात, राज्य को 2 राज्यों में विभाजित करना। मान लो कोई एक राज्य है, जैसे आपके सामने अभी कुछ समय पहले ही हुआ होगा, 2014 में, कुछ समय पहले हुआ था ना, 2014 में आपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग अलग किया था ना। तो एक राज्य को 2 राज्यों में बांटना हो, या फिर
राज्य की सीमा बढ़ानी हो, ठीक है, या फिर राज्य की सीमा कम करनी हो, मतलब सीमा घटानी हो, या आप कह सकते हो राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन करना हो, या आप कह सकते हो राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो। तो ये आपकी सारी बातें लिखी हुई है अनुच्छेद 3 के अंदर। क्या लिखी हुई है कि अगर आप राज्य की सीमा या नाम में कोई परिवर्तन कर रहे हो या कोई नया राज्य गठित करते हो, ठीक है, अगर कोई नया राज्य बना रहे हो या जो है राज्य उन्हीं के नाम व सीमा में अगर आप परिवर्तन कर रहे हो, उनकी नाम या सीमा में अगर आप परिवर्तन करते हो तो किस प्रक्रिया से करोगे, उस प्रक्रिया की व्याख्या है अनुच्छेद 3 के अंदर, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर आप राज्यों मतलब किसी एक राज्य से किसी नए राज्य का गठन कर रहे हो, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हुआ था बच्चों, या फिर आप कह लो कि किसी राज्य की सीमा कम कर रहे हो, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा रहे हो, या किसी राज्य की सीमा में पूरा ही फेरबदल कर रहे हो, ठीक है, और या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे हो। आप अगर इन सभी चीजों में, ठीक है, इनमें से किसी में भी अगर आप परिवर्तन करते हो तो उस परिवर्तन को किस प्रक्रिया से किया जाएगा, इसकी व्याख्या है अनुसूची 3 में। मेरी बात समझे। अब ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट्स में प्रक्रिया क्या होगी अब देखना, ध्यान से सुनना बात को, तुम्हें ये पता चलेगा कि हमारा केंद्र जो है, हमारी संसद जो है वो कितनी मजबूत है, ठीक है। प्रक्रिया क्या है, सीधा कहा गया कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश ला सकता है या कोई कानून, राष्ट्रपति द्वारा मान लो किसी राज्य का नाम बदल रहे हो, या मान लो एक एग्जाम्पल पेश कर रही हूं मैं तुम्हारे सामने, मान लो आंध्र प्रदेश को एक राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया कि भाई आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करना है, तो वो प्रस्ताव हम कहां रखेंगे, राज्य की विधानमंडल में। तो अगर आंध्र प्रदेश से मैं अलग कर रही हूं, ठीक है, तो मैंने आंध्र प्रदेश की विधानसभा में रखा प्रस्ताव, विधानमंडल में रखा। अब आंध्र प्रदेश की जो विधानमंडल है वह कितने समय में, ध्यान से सुनना, वह कितने समय में उस पर परामर्श दे, इसका निर्धारण, ध्यान से सुनना, विधानमंडल कितने समय में इस प्रस्ताव पर हाँ करे या ना करे, तो उस प्रस्ताव का या इस व्यवस्था का निर्धारण भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ध्यान से सुनना, जब राष्ट्रपति किसी राज्य के नाम को बदल रहा है या फिर राज्य से नया राज्य बना रहा है तो राष्ट्रपति प्रस्ताव तैयार करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति प्रस्ताव तैयार करेगा, और प्रस्ताव तैयार करने के बाद उस राज्य के विधानमंडल में रखेगा, ठीक है, उस राज्य के विधानमंडल में रखा, और उसी के साथ राष्ट्रपति खुद ही कह देगा कि भाई तुम 14 दिन में जवाब दे देना, तुम 15 दिन में जवाब दे देना, तुम महीने भर में बता देना, तुम 2 महीने में बता देना। तो उस वक्त, ठीक है, उस वक्त उस समय का निर्धारण स्वयं राष्ट्रपति करेगा। वहां ऐसा नहीं कि राज्य को दे दिया और फिर भूल गए। तो बीटी क्लासेस जी, विधानमंडल और विधान परिषद में क्या अंतर है, यह आप मेरे विधान परिषद या विधानसभा की वीडियो देख लो, मैंने पढ़ा चुकी हूं। आप हो सकता है नए स्टूडेंट है, तो कोई भी नया स्टूडेंट है तो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो पढ़ाए गए नहीं हो। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए विधानसभा का, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया कि विधानमंडल क्या है, परिषद क्या है, सभा क्या है, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर। तो राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति ही समय तय करेगा कि उस राज्य की विधानमंडल कितने समय में उस पर स्वीकृति दे या नहीं दे, ठीक है ना। स्वीकृति देने या उस विधानसभा का जो निर्णय है वो उसी निर्धारित समय में राष्ट्रपति को प्राप्त होना चाहिए, और उस समय का निर्धारण स्वयं राष्ट्रपति करेगा। बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, स्वयं राष्ट्रपति उस समय का निर्धारण करेगा जिसमें राज्य की विधानमंडल, अब बात गौर से सुनना, राज्य की विधानमंडल चाहे हां करे चाहे ना करे, चाहे हां करे चाहे ना करे, मतलब राष्ट्रपति उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
एक बात छोटी सी समझना, ठीक है, छोटी सी बात समझना कि क्या कोई जैसे आंध्र प्रदेश की बात ले लेते हैं, क्या आंध्र प्रदेश मतलब अपने ही हिस्से को, अपने ही को एक अलग राज्य बनने की अनुमति देगा क्या? यूं समझो, एक पिता है, क्या अपने घर के टुकड़े चाहेगा क्या? भाई जब बच्चे अलग होते हैं तो पिता को सबसे ज्यादा दुख होता है, ठीक है, तो क्या एक जैसे अपना पिता अपने घर के टुकड़े नहीं चाहता, वैसे ही आंध्र प्रदेश क्या तेलंगाना अलग होने देता क्या? क्या उस देश के, उस राज्य के दो टुकड़े होने देता? बिल्कुल नहीं होने देता। भाई हमारी, वे कह सकते हैं कि हम लोगों ने भी बड़ी मुश्किल से दिल पर पत्थर रखकर हमारे देश के दो टुकड़े किए थे, पाकिस्तान और भारत बनाया था, उसमें भी कितना लंबा संघर्ष चला था, तब जाकर अलग हुए थे, ठीक है, वरना तो अभी तक मतलब अंत तक गांधी तो सपोर्ट में भी नहीं थे भारत पाकिस्तान को अलग करने के लिए, वो तो मरते दम तक इस चीज का विरोध कर रहे थे कि पाकिस्तान को अलग नहीं करना चाहिए, वो हमारे ही भाई बंधु हैं, ठीक है ना। तो बात को समझो, यहां आंध्र प्रदेश कभी हां नहीं करेगा कि तेलंगाना को अलग किया जाए। अगर मान लो राजस्थान का नाम बदलकर कुछ और अन्य नाम रखा जाए तो क्या कभी भी राजस्थान विधानसभा अनुमति देगी? वो क्यों चाहेगी नाम बदले? क्योंकि उसकी पहचान राजस्थान से बन चुकी है। तो सीधी सी बात समझो, उस राज्य की विधानमंडल चाहे अनुमति दे या नहीं दे, ठीक है ना, चाहे अनुमति दे या नहीं दे, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता। राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को संसद में पेश करेगा और संसद जो है, संसद उस प्रस्ताव पर साधारण बहुमत से अनुमति देने के पश्चात पारित कर देती है, ठीक है ना। संसद में पेश करेगा राष्ट्रपति। अब चाहे देखो विधानमंडल ने हाँ करी हो, बढ़िया बात है, मना कर दी तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। तो संसद में राष्ट्रपति पेश करेगा, पेश करने के बाद संसद साधारण बहुमत से पारित कर देगी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर नया राज्य गठित हो गया। आंध्र प्रदेश का कोई बस नहीं चला है, ध्यान से सुनना, 1/3 बहुमत नहीं चाहिए मयंक, साधारण बहुमत से होगा, ध्यान रखना, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 होता है साधारण बहुमत, मतलब 100 व्यक्तियों में से 51 व्यक्तियों की अनुमति मिल गई तो प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो संसद में पेश हुआ, साधारण बहुमत से पारित हो गया और गठन हो गया। अब आप एक बात बड़ी ध्यान से सुनना, आप एक बात कह सकते हो कि भारत की जो संसद है ना, वो इतनी ताकतवर है, भारत की जो संसद है वो इतनी ताकतवर है कि पूरे भारत का मानचित्र बदल सकती है, पूरे भारत के मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है। कर ही दिया है। अभी देखो 2019 में किया नहीं क्या, जम्मू कश्मीर से क्षेत्र ही बांट दिए, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। क्या किसी से पूछा? क्या राजस्थान से पूछा? क्या जम्मू कश्मीर से पूछा? क्या किसी अन्य राज्य से पूछा? नहीं पूछा। राजस्थान के 2 हिस्से कर सकती है, राजस्थान से पूछे बिना ही कर सकती है। राजस्थान हाँ करे या ना करे, ये एक बहुत खास बात है। सोचो, पूरा मानचित्र पुनः निर्धारित कर सकती है, ठीक है। राजनीतिक मानचित्र की बात करें, भौगोलिक तो क्या बदलेगी, वो नदी पहाड़ थोड़ी ना इधर उधर किसका आएगी भाई। मानचित्र जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, भौगोलिक अलग होते हैं, आपके राजनीतिक अलग होते हैं। तो जो राजनीतिक होते हैं उनमें जैसे राज्यों के नाम आते हैं, राज्यों की सीमा आती है, और भौगोलिक में क्या आता है, नदी है, पहाड़ है, जैसे भारत के भौतिक प्रदेश आप पढ़ते हो तो उनमें आती है अलग अलग व्याख्या, ठीक है। तो भारतीय संसद इतनी मजबूत है कि पूरे भारत के मानचित्र को पुनः निर्धारित कर सकती है, बिना पूछे पूरे मानचित्र को बदल सकती है। ये हमारी ब्रिटेन, आप कह सकते हैं ये हमारी भारत की संसद की खासियत है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, समझे हाँ या ना। अब देखो, अब तुम्हारे ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो इससे एक बात तय हो गई कि हमारे यहां राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। क्या समझे? राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो मैं भारत के लिए एक लाइन लिख रही हूं, उस लाइन को बड़े ही अच्छे से समझना। क्या समझना है? भारत विभाज्य राज्यों का
अविभाज्य संघ है, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। इस लाइन को बड़े इंपॉर्टेंट और महत्व रूप में समझना। क्या समझना है? विभाज्य राज्य, विभाज्य राज्य मतलब राज्यों का विभाजन हो रहा है, राज्य 2 टुकड़ों में बट रहे हैं, 3 टुकड़ों में बट रहे हैं, राज्यों का नाम अलग रखा जा रहा है, परंतु क्या संघ को तोड़ सकते हो? क्या संघ बांट सकते हो? नहीं, संघ अविभाज्य है, उसे बांटा नहीं जाएगा और राज्य जो है उनके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक है, अगली बात, नीरज आपके जो प्रश्न है उनके जवाब अंतिम में दूंगी। कक्षा में मैं 1000 बार कह चुकी हूं, फिर एक बार और बोल रही हूं, प्रश्नों की जो शैली है वो अंतिम में रखी जाए। ठीक है, प्रश्नों की जो शैली है या कुछ भी पूछना है अंतिम में पूछो, पूरी आजादी देती हूं, मजे से पूछो। ठीक है ना। अमेरिका, अब अमेरिका के लिए एक लाइन लिखूंगी, समझना। अमेरिका अविभाज्य राज्यों का, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। देखो बात कितनी महत्वपूर्ण है। अब बात को समझना, जो अमेरिका है, जो अमेरिका जो संघ है, ठीक है। राकेश कौन से आयोगों की बात कर रहे हो? मैं यहां क्या पढ़ा रही हूं और आप किसकी बात कर रहे हो? कौन से आयोग? मैं आयोग सारे बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा चुकी हूं। आप मेरी कह सकते हैं वाईफाई श्रीराम पे जाके अदर क्लासेस को देखिए, मैंने उसमें सारे आयोग डिटेल से पढ़ाए हैं। ठीक है ना, तो मैंने आयोग पढ़ा दिए हैं। मैं यहाँ अनुच्छेदों की बात कर रही हूँ और आप किसी और ही चीज की बात कर रहे हैं। तो अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है क्लास में रखो राकेश। ठीक है ना, तो बात को समझना। शंभू दयाल जी कहाँ थे? यूनियन और फेडरल में क्या अंतर है मैं समझा चुकी हूँ। क्लास को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर देखो, तो बात को समझो। यहाँ मैं इस बात की बात कर रही हूँ। ठीक है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। अमेरिका में क्या होता है, जो राज्य है ना, जो कनाडा वगैरह ये सब राज्य है अमेरिका संघ के, तो जब उन राज्यों को सीमा में परिवर्तन होता है ना, कैलिफोर्निया है या कनाडा, अगर उन राज्यों की सीमा में अगर कोई छेड़छाड़ करनी है तो उस राज्य से पूछना पड़ेगा और राज्य अनुमति दे तभी आप परिवर्तन कर सकते हो। अगर राज्य अनुमति नहीं देता तो परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है अविभाज्य राज्य वहां विभाजित नहीं होते हैं, अगर होंगे तो राज्य की अनुमति होगी अमेरिका में। ठीक है ना, विभाज्य नहीं होंगे, मतलब विभाजित नहीं होंगे, होंगे तो राज्य की अनुमति होगी। और संघ तो अविभाज्य है ही है, संघ को तो आप बांट ही नहीं सकते। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ? ठीक है, तो पॉइंट क्लियर। तो भारत अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ है। भारत में राज्यों को तोड़ मरोड़ सकते हो तो आ गया विभाज्य। अमेरिका में राज्य भी तोड़े मरोड़े नहीं जा सकते और संघ को भी नहीं तोड़ सकते, तो शब्द आ गया अविभाज्य। पॉइंट क्लियर? ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो आपके मैंने आर्टिकल 3 भी पढ़ा दिया। आर्टिकल 3 क्या है? एक संक्षिप्त छोटा सा विवरण देख लो। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है अगर आप भारत में किसी राज्य के नाम या कोई नया राज्य बना रहे हैं या किसी क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करते हैं तो आप उस राज्य की विधान मंडल में प्रस्ताव रखें। उस राज्य की विधान मंडल में प्रस्ताव रखें। ठीक है, और प्रस्ताव रखने के बाद राष्ट्रपति ही समय का निर्धारण करेगा कि वो राज्य की विधान मंडल कितने समय में अनुमति देगी। अगर विधानमंडल तय समय में जवाब नहीं देती या हाँ करे या ना करे उस विधेयक पर, किसी भी परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति विधान राज्यों की विधानमंडल में रखने के बाद संसद में रखेगा। समझना, राष्ट्रपति पहले राज्यों के विधानमंडल में रखेगा फिर संसद में रखेगा। ठीक है, फिर संसद में रखेगा और संसद में रखने के बाद में संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर देगी और जिस राज्य का विभाजन होना है विभाजन हो जाएगा, जिस राज्य का नाम बदला जा रहा है नाम बदल जाएगा। तो एक बात कह सकते हैं, संसद पूरे भारत का मानचित्र पुनः निर्धारित कर सकती है। पूरे संसद जो है पूरे भारत का मानचित्र बदल के रख सकती है, राजनीतिक। ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर। हमने अनुच्छेद 3 पढ़ लिया। हमने अनुच्छेद क्या पढ़ लिया?
तीसरा पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 मतलब चौथा ये क्या कहता है। ये बहुत आसान है, इसको समझना तो और आसान है। अब आप सोचोगे मैडम जिस चीज की कहते हो आसान है वो और टफ होता है। देखो इसमें लिखा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, क्या लिखा समझना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ठीक है। इन दोनों में अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है, बात को समझना, अगर इन दोनों में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो वह परिवर्तन संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के तहत नहीं होगी। बड़ी खास बात है। बच्चे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं मैम तेलंगाना का विभाजन हुआ, मतलब तेलंगाना अलग हुई, बताओ कौन सा संविधान संशोधन, ये पूछते हैं बच्चे। बच्चे पूछते हैं मैम अभी जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग किया, बताओ कौन सा संविधान संशोधन। तो उन बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूं कि मेरे बच्चों एक पॉइंट को ध्यान रखना। पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि नए राज्यों को बना रहे हो, चाहे उन्हें तोड़ रहे हो, चाहे उनका नाम बदल रहे हो, चाहे उनकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी कर रहे हो, वह नया संविधान संशोधन गठित नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो संविधान में संशोधन तो होगा परंतु संविधान में अनुच्छेद 368 के आधार पर संशोधन नहीं माना जाएगा। परिवर्तन हो रहा है, संशोधन हो रहा है, बात को समझना, परिवर्तन हो रहा है, राज्यों का नाम बदल रहे हैं, नए राज्य बन रहे हैं, उनके नए नियम बन रहे हैं, संशोधन भी हो रहा है, परंतु 368 के आधार पर संशोधन नहीं हो रहा। अब दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि मैडम एक तरफ तो कह रहे हो संशोधन हो रहा है और एक तरफ कह रहे हो संशोधन नहीं हो रहा है, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे संभव है। तो मेरी बात को समझो, जिन बच्चों ने संविधान संशोधन पढ़ लिया मुझसे वो तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आपके यहाँ संविधान में संशोधन करने के बच्चों 3 तरीके होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, ठीक है, एक होता है विशेष प्लस राज्य बहुमत। तो मुझे बताओ संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके। संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके बच्चों, 3 तरीके, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो साधारण बहुमत, विशेष प्लस राज्य बहुमत। अब बात को समझना, तीनों ही संविधान में संशोधन करते हैं, तीनों ही संविधान में संशोधन करते हैं, पर अनुच्छेद 368 में केवल इन दोनों की ही व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 368 में केवल, ठीक है, अनुच्छेद 368 में केवल और केवल इन्हीं दोनों की व्याख्या की गई है, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 368 में नहीं है। पहली बात क्लियर। अब देखो होता क्या है, आपके यहाँ पहला संविधान संशोधन हुआ, दूसरा संविधान संशोधन हुआ, 10वां हुआ, 12वां हुआ, 100वां हुआ, 101वां हुआ, 108वां हुआ, वो तो नहीं हुआ ठीक है, 104 हुआ, 100, ठीक है, 103 हुआ। तो ये जो संविधान संशोधन की श्रेणियां चलती है ना, 1 2 3 4 5, ये संविधान संशोधन की काउंटिंग तभी होगी, उस काउंटिंग में तभी शामिल होगा जब वह या तो विशेष से होगा या विशेष प्लस राज्य से होगा। ध्यान से सुनना, काउंटिंग में जो आप पढ़ते हो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उस संविधान संशोधन की काउंटिंग में तभी शामिल होगा जब वह या तो विशेष बहुमत से हो या विशेष प्लस राज्य बहुमत से हो, ठीक है। जो भी संशोधन साधारण बहुमत से किए गए, ध्यान से सुनना, जो भी संशोधन साधारण बहुमत से किए जाएंगे, ठीक है, जो भी बहुमत साधारण बहुमत से, जो भी संशोधन साधारण बहुमत से किए जाएंगे वह संशोधनों में काउंट नहीं होते, ठीक है, काउंट नहीं होंगे, ठीक है। सामान्य अधिनियम बनेगा, क्या बनेगा, सामान्यतः अधिनियम बनेगा, संसद विधि बनाएगी और लागू कर देगी। तो आपके यहाँ जो संविधान में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3
ठीक है, 2 और 3 इनमें अनुच्छेद 2 और 3 में, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कुछ भी संशोधन करते हो तो साधारण बहुमत से संशोधन किया जाएगा, जो कि 368 में शामिल नहीं होता। तो अनुच्छेद 4 समझ में आ गया? हाँ ना में जब बच्चे मुझे सब जवाब दे दो, क्योंकि ये आर्टिकल जो है वो अभी आपके सामने कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। आपने एक बात समझी कि मैडम अगर बाहर से राज्य आते हैं तो संविधान में संशोधन नहीं होगा, अगर हमारे घर के राज्यों में कोई छेड़छाड़ करेंगे तो भी संविधान संशोधन में शामिल नहीं होगा। ये आपने 2 बातें पढ़ी, यहां तक पॉइंट क्लियर? क्या बात है, बच्चे तो काफी लाइव है पर जवाब बहुत कम बच्चों के मिल रहे हैं मुझे। रविंद्र रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, इसमें एक छोटी सी सिंपल सी बात है और वो इतनी ही है कि 2 और 3 में, ठीक है, 2 और 3 में अनुच्छेद 2 पहले पढ़ा, तीसरा पढ़ा, मतलब बाहर से जो देश आ रहे हैं, ठीक है, जो बाहर से जो देश आ रहे हैं और जो खुद के घर के देश है, अगर उनमें कोई परिवर्तन करना है, ठीक है, उनमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो 368 के आधार पर संशोधन नहीं होगा। 368 के आधार पर परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब विशेष बहुमत और विशेष प्लस राज्य से बहुमत नहीं होगा। उसके लिए कौन सा चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत से संविधान में परिवर्तन तो हो जाता है परंतु संविधान संशोधन में काउंटिंग नहीं होती, ठीक है ना? तो सीधी सी बात समझ लो, 2 या 3 जो है वो 368 के आधार पर संशोधन नहीं करेगा, 2 व जो 3 है वो साधारण बहुमत के आधार पर परिवर्तन या संशोधन करेगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? चले, तो यहां तक हुआ, तो ये समझ में आ गया। अब एक बात, तो मैंने आपको अनुच्छेद चारों पढ़ा दिए, मैंने आपको क्या कर दिया? चारों अनुच्छेद पढ़ा दिए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मेरी एक जो बात है राकेश, बड़े ही ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? आपने एक अनुच्छेद पढ़ा होगा, बताओ क्या सुना है इसके बारे में? नहीं सुना तो इसका मतलब बच्चा अभी पढ़ रहा है, और अगर कोई लगभग साल 2, 3, 4 साल से, मतलब काफी टाइम से पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल उसी के बारे में बता रही हूं। राकेश टोडा मीना जी, बिल्कुल आपके इसी पॉइंट पर आ रही हूं मैं। अनुच्छेद 2 का ए, मतलब ए तो समझ में आ गया कि इसका मतलब अगर ए है तो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब बात समझना, हुआ क्या था? देखो, अनुच्छेद 2A में यह कहा गया था कि जो सिक्किम है, सिक्किम भारत में सह राज्य का दर्जा रखता है। सिक्किम जो है वो राज्य, जो हमारा जो संघ है, संघ में सिक्किम सह राज्य होगा। अब गड़बड़ हो गई, क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि भाई अनुच्छेद 2 का ए, ठीक है, अब गड़बड़ ये हुई कि तुम पहले सोचोगे मैडम ये क्या नया चक्कर है, सह राज्य क्या होता है, ठीक है, तो मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, एक तो होगा राज्य, एक होगा केंद्र शासित प्रदेश, और एक वो होगा जो अर्जित है। हमने क्या किया, एक चौथी श्रेणी और बनाई जिसका नाम क्या रखा? सह राज्य। बात को समझना, मैंने अभी एक बात की है, ठीक है, मैंने अभी एक बात को समझाया। क्या समझाया? कि आपके यहाँ राज्य होगा, आपके यहाँ संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है, आपके यहाँ वो क्षेत्र होंगे जो भारत ने अर्जित किए होंगे, और एक चौथा और हिस्सा बनाया गया जिसे हमने कहा सह राज्य होगा, ठीक है। बिल्कुल, ये आपका जो दूसरा 2 का जो संविधान संशोधन था, 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जोड़ा। हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने किसी राज्य को नहीं जोड़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको अभी पढ़ाया कि जो बाहर से अगर हम किसी देश को जोड़ेंगे, अगर हमने बाहर से किसी देश को जोड़ा तो संविधान में संशोधन नहीं होगा।
इसमें हमने क्या किया, सिक्किम को जोड़ा नहीं, हमने सिक्किम को सहराज्य बना लिया। तो सिक्किम ने एक नया चौथी श्रेणी का एक जो प्रावधान किया, ठीक है, चौथी श्रेणी का प्रावधान जोड़ा सहराज्य। तो सहराज्य को जोड़ने के लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ था। मेरी बात को समझे, 35वां संविधान संशोधन हुआ था। तो सहराज्य यह चौथी श्रेणी जोड़ने के लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में कर लिया। अब करने के बाद क्या हुआ, अगला संशोधन आया 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने क्या किया, ध्यान से समझना, सहराज्य, इस सहराज्य व्यवस्था को हटा दिया, सहराज्य श्रेणी को हटा दिया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। अब सिक्किम हमारा क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा है, और हमने सहराज्य को समाप्त कर दिया। अब एक बात हमेशा मेरे बच्चों क्लियर रखना, 35वां और 36वां जो संविधान संशोधन है, 35वां और जो 36वां संविधान संशोधन है, वो सिक्किम को जोड़ने के लिए नहीं है। 35वें संविधान संशोधन से तो क्या किया, सहराज्य जोड़ा, और 36वें संविधान संशोधन से सहराज्य को खत्म कर दिया। ये जो चौथी श्रेणी जोड़ी थी ना, 35वें संविधान संशोधन से तो बच्चों जोड़ा है आपने, और 36वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया। 36वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया, हटा दिया। तो सिक्किम को जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन नहीं हुआ है, ध्यान रखना। सिक्किम बाहर का देश है, तो संसद जो है वो सामान्य अधिनियमों से भी जोड़ सकती है। तो पहला दिमाग में एकदम डाउट क्लियर कर लेना, अनुच्छेद 2(1), ठीक है, अनुच्छेद 2(1) 35वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 2(1) में नया श्रेणी जोड़ी गई सहराज्य, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इस सहराज्य मतलब 2(1) को समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको इसीलिए सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 35वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 2(a) जोड़ा है, और 36 संविधान संशोधन से 2(a) को हटा दिया। आया भी और गया भी। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां थोड़ी सी चीज को, इतना डिटेल काफी है, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सहराज्य का मतलब क्या होता है वो भी सुन लो। सहराज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो हमारे नियंत्रण में है, परंतु हम उसके आंतरिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। केवल बाहरी जो मुद्दे होंगे, रक्षा है, संचार है, ठीक है ना, तो जो बाहरी मामले होंगे उनमें हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। पॉइंट यहां तक क्लियर। तो सहराज्य का मतलब ये है, सहराज्य का मतलब ये है ऐसे राज्य जो हमारे नियंत्रण में है, जिनके बाहरी मामलों में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, पर आंतरिक मुद्दों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। राकेश टोडा मीणा जी, आपको क्या क्लियर नहीं हुआ? आप अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनते तो आपको क्लियर हो जाता, ठीक है। मैंने केवल इतना समझाया, अनुच्छेद 2(1) में सिक्किम को सहराज्य बनाया 35वें संविधान संशोधन से, ठीक है। सिक्किम को सहराज्य बनाया 35वें संविधान संशोधन से, और अनुच्छेद जोड़ दिया 2(a), खत्म। फिर दूसरा क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन, उसमें अनुच्छेद 2(a) को समाप्त कर दिया। बस इतना ही करना है, ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। यहां तक कंप्लीट, क्लियर। देखो ये भी आपको समझ में आ गया कि 2(a) आया भी और गया भी। अब ये मत कर देना, इसको रख मत लेना, आया भी और गया भी। 2(a) आया और फिर गया। पॉइंट क्लियर। चलो अब एक बात और आपको सुननी है। क्या सुननी है? एक क्षेत्र था, जब भारत का बंटवारा हुआ तब ये क्षेत्र कहां चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। क्या हुआ? ये क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला गया, और आपका ये पश्चिम बंगाल का एरिया था, ठीक है। ये आपका पश्चिम बंगाल का एरिया था। इस पश्चिम बंगाल में यहां पर एक गांव था जिसका नाम था बेरूबाड़ी। क्या नाम था इस गांव का? बेरूबाड़ी, ठीक है ना। इसका नाम बेरूबाड़ी था,
मुस्लिम प्रधान लगभग बहुत यूं मान के चलो 100-150 के आसपास की जनसंख्या थी, ठीक है, 100-150 के आसपास की जनसंख्या थी, लोग भी कम थे और मुख्यतः ये मुसलमान प्रधान था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जो पाकिस्तान था उसने भारत से कहा कि ये जो गांव है ना बिल्कुल सीमा पे पड़ रहा है आपके, तो ये गांव हम पाकिस्तान को दे दो ना, ठीक है ना, ये पाकिस्तान को ही दे दो, क्योंकि मुस्लिम प्रधान है, इतनी सी जनसंख्या है इसमें, हमारे पास रहेंगे तो हम इनका ध्यान रखेंगे क्योंकि मुस्लिम प्रधान है, मुस्लिम है, ठीक है ना। तो क्या किया, बेरूबाड़ी ये जो गांव था, इस गांव को पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय हमारी भारत की संसद ने कर लिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़े गौर से सुनना। बेरूबाड़ी जो गांव था उसको पाकिस्तान को देने के लिए हमने तय कर लिया कि दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा क्षेत्र है और गांव के लोग भी खुश रहेंगे अगर आपके पास रहेंगे तो, उनके धर्म संबंधी आप संविधान में अधिकार भी जोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। अब यहां एक बड़ा विवाद पैदा हुआ। पता है विवाद क्या था? विवाद ये था कि ये कोई बात थोड़ी ना हुई भाई, ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि भारत की मर्जी होगी तब जा, मतलब भारत की संसद की मर्जी होगी, किसी को भी देश मतलब हमारे देश का क्षेत्र किसी को भी दे देगी। कल को तो भारत की संसद हो सकता है पूरा का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान को दे दे, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। मतलब आप सोचो, एक क्षेत्र पाकिस्तान को दे रही है संसद और चुपचाप संसद दे देगी, चुपचाप संसद दे देगी। बोले ये काहे का नियम हुआ भाई? दूसरे देश को जोड़े, चुपचाप जोड़ ले, राज्यों में परिवर्तन करे, चुपचाप संसद कर ले। परंतु अगर हमारे देश के क्षेत्र को किसी और क्षेत्र, किसी और देश को दिया जा रहा है तो क्या ऐसे चुपचाप दे देगी क्या? तो मेरी बात को सुनना, ये जो बेरूबाड़ी विवाद हुआ, ये विवाद गया सर्वोच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद पर 1960 में एक निर्णय दिया। बात को समझना, क्या निर्णय दिया कि जिस निर्णय का नाम है बेरूबाड़ी विवाद 1960, ठीक है ना। बिल्कुल, पाकिस्तान को कैसे दे दे, हमारा क्षेत्र है भाई, हमारा क्षेत्र है, हम कैसे दे दे, क्षेत्र हमारा, लोग हमारे, तो हम क्यों दे दे? और हम दे भी दे तो क्या संसद चुपचाप दे देगी? क्या संसद बिना किसी संविधान संशोधन की प्रक्रिया से दे देगी? तो इस बात को समझना, उन्होंने 1960 में बेरूबाड़ी में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। निर्णय क्या था कि अनुच्छेद 2 और 3 में, 2 में तो बाहर के देश जोड़ा जा रहा है और 3 में अपने घर घर के जो देश हैं उनमें परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ कि आप हमारे भारत के क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दो और वो भी साधारण बहुमत से ही दे दो। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है संविधान में। तो संसद ने कहा बताओ क्या करें फिर? तो कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, साफ साफ कह दिया कि अगर हमारे देश के किसी भी क्षेत्र को, अगर हमारे देश के किसी भी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दिया जाएगा, अगर किसी अन्य देश को दिया जाएगा तो 368 के आधार पर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो एक बात फिर गौर से समझना, कोई देश जुड़ रहा है तो कोई नया संविधान संशोधन नहीं होगा। कोई अपने ही देश में, कोई घर घर में ही अपन आपस में कोई राज्यों का नाम परिवर्तित कर दे, ठीक है, घर घर में ही अगर हम नाम बदल दें तो भी कोई 368 के आधार पर संशोधन नहीं होगा। पर अगर हम हमारे घर के किसी हिस्से को किसी दूसरे देश को सौंप रहे हैं तो हमें 368 के आधार पर संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा नौवां संविधान संशोधन 1960, जिसमें बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को सौंपा गया था। बेरूबाड़ी को किसको सौंपा गया था बच्चों? पाकिस्तान को सौंपा गया था। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, क्या बेरूबाड़ी विवाद को समझ पाए? हाँ ना में जवाब दो फटाफट। मैं बेरूबाड़ी बात को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है ना। फिर भी अगर आप इसको समझ पाए तो हाँ ना में फटाफट जवाब दो। देखो हुआ क्या, ये गांव था, भारत के पास था, पाकिस्तान ने इसकी मांग की, ठीक है, पाकिस्तान ने इसकी मांग की बेरूबाड़ी की और संसद ने देने का तय कर लिया।
उसी वक्त किसी व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी कि क्या हम हमारे देश के किसी भी क्षेत्र को ऐसे ही दे देंगे क्या। तो आपके यहां बेरूबाड़ी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में एक निर्णय दिया, ठीक है, 1960 में एक निर्णय दिया। उस निर्णय में 1960 में एक निर्णय दिया, उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा, अगर आप हमारे देश के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को देते हो, अगर हमारा क्षेत्र जो है, हमारे देश का क्षेत्र अगर किसी अन्य देश के पास जा रहा है, तो आपको अनुच्छेद 368 के आधार पर संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और इसी बात को ध्यान रखते हुए 9वां संविधान संशोधन हुआ 1960 और बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, आपके पास में एक बात और आपको पता होनी चाहिए, अभी एक संविधान संशोधन हुआ था ना, चलो मैं याद दिला देती हूं। 100वां संविधान संशोधन 2015 में, बताओ क्या हुआ था इसमें। 100वां संविधान संशोधन 2015 क्या हुआ था बच्चों, बोलो। इसमें बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता हुआ था आपका, बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता हुआ था। इसमें क्या किया था, भारत ने 111 अंतः क्षेत्र 111 अंतः क्षेत्र तो बांग्लादेश को दिए थे, भारत ने दिए थे मतलब, ठीक है, भारत ने 111 अंतः क्षेत्र तो दिए थे और 51 अंतः क्षेत्र भारत ने लिए थे। और हालांकि मुझे पता है ये नुकसान का सौदा है ठीक है, ये नुकसान का ही सौदा है। कैसे है नुकसान का सौदा, दिए तो 111, ठीक है, और आधा ही हमने क्या किया, आधा ही हमने लिया। 111 तो आपने दिया और 51 आपने लिया, ठीक है ना। नहीं रविंदर, अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है ना, 104 हो चुके हैं, ठीक है ना, 4 हो चुके हैं। ये 100वां संविधान संशोधन था 2015 में, जिसमें साफ दिख रहा है, देखो अगर हमने क्षेत्र लिए होते तो संविधान में संशोधन नहीं होता, पर हमने क्षेत्र दिए भी थे। हमने क्या किया था, क्षेत्र दिए भी थे, इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था। ये जो अंतः क्षेत्र थे, इनमें जो 4 राज्य थे उनका मतलब उन 4 राज्यों को प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना, उन 4 राज्यों को प्रभाव पड़ा था, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम इन 4 राज्यों के जो क्षेत्र थे ना, अगर प्रश्न आ जाए कि 100वें संविधान संशोधन से या बांग्लादेश सीमा समझौते में किन किन राज्यों की सीमा में परिवर्तन हुआ था, तो किन किन सीमा में परिवर्तन हुआ, मेघालय राज्य की, त्रिपुरा राज्य की, पश्चिम बंगाल की और असम की, ठीक है ना। इन चारों राज्यों की सीमा में परिवर्तन हुआ था, क्योंकि इन चारों के पास ही थे ये 11 अंतः क्षेत्र, ये तो दे दिए बांग्लादेश को और 51 अंतः क्षेत्र ले लिए बांग्लादेश से हमने वापस। तो ये जो आपका आज का पॉइंट है ये कंप्लीट है। भाग पहला जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, ये जो है वो भाग पहला कंप्लीट, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 कंप्लीट। मैंने आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, उसी के साथ में, ठीक है ना। बिल्कुल मयंक, अगर अर्जित करते हो ना, अगर कोई राज्य आते हैं ना, तो शामिल करना, किसी राज्य को शामिल करने में संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। जब जाता है मतलब जब घर से कोई चीज जाएगी तब संविधान में 368 के आधार पर संशोधन करना पड़ेगा।
कोई बात नहीं प्रियंका जी, आपके ऊपर से गया तो निश्चिंत रहो, क्योंकि ये चैप्टर उसी बच्चे के लेवल को समझ में आएगा जो बच्चा एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा है। फॉर एग्जांपल रिट की कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड कर रहा है, आरएस कर रहा है, ठीक है। जो बच्चा कांस्टेबल या पटवार लेवल का है उसके हो सकता है ये ऊपर तक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने समझाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। इस चैप्टर से एग्जाम में जो प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है वो भी मैंने कंप्लीट कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल आपसे यही प्रश्न पूछेगा। बेरूबाड़ी विवाद को समझा दिया, बांग्लादेश से संबंधित विवाद था वो समझाया, यूनियन और फेडरल शब्द क्या है वो समझाया, संघीय व्यवस्था क्या होती है हमने उसको पढ़ा, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ठीक है ना। ये सभी अपन ने चारों अनुच्छेद भी पढ़ लिए अच्छे से। हाँ मीना जी, बांग्लादेश का गठन हुआ था। कुछ बच्चों को जिनको अच्छे लेवल से पढ़ने का इरादा रहता है उनको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। पहला अनुच्छेद क्या कह रहा है, फटाफट बोलो। पहला अनुच्छेद क्या कह रहा है, अनुच्छेद पहला क्या कहता है, सारी बातें बोलो उसकी। अनुच्छेद पहला कहता है भारत और इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। फिर क्या कहता है, भारत के जो क्षेत्र होंगे उनकी व्याख्या अनुसूची 1 में मिलेगी। फिर कहता है भारत के अंदर मतलब संघ में कौन कौन आएगा, संघ में राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे और अर्जित क्षेत्र होंगे। फिर अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर बाहर से आपको कोई नए राज्य का गठन करना है या बाहर से कोई नया राज्य प्राप्त हुआ है तो उस नए राज्य की गठन की स्थापना जो है वो संसद विधि बनाकर कर देगी। मतलब अगर कोई नया राज्य आ रहा है तो संसद विधि बनाएगा और गठन कर देगा। तीसरी बात, अगर घर में जो हमारे पास राज्य है, घर में हमारे पास जो राज्य हैं, घर के जो राज्य जो संघ के राज्य हैं, अगर उनके नाम, क्षेत्र, सीमा या उन्हीं राज्यों से नए राज्य बनाने हैं तो संसद द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। चौथी बात क्या लिखी है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और 3 में अगर परिवर्तन किया जाएगा तो वह परिवर्तन अनुच्छेद 368 के आधार पर नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई परिवर्तन या संशोधन होगा तो वह संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, ठीक है। 368 की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। और उसी के साथ अपवाद स्वरूप एक बात और जोड़ लेना, अपवाद स्वरूप जिसमें बेरूबाड़ी के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि अगर हमारा देश हमारे ही किसी क्षेत्र को, हमारा देश हमारे किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे रहा है तो संविधान में अनुच्छेद 368 के आधार पर संशोधन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस एक बात जोड़नी है, अपवाद स्वरूप क्या बात जोड़नी है, अगर हमारे ही किसी क्षेत्र को, क्या भारत के संघ को अगर किसी अन्य देश मतलब भारत संघ के किसी क्षेत्र को अगर अन्य देश को दिया जाए तो 368 के आधार पर संविधान संशोधन किया जाएगा। जैसे बेरूबाड़ी है, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है ना। मेरा पॉइंट टॉपिक क्लियर है, मैंने रिवीजन भी करवा दिया। जहां तक मुझे लगता है मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। मेरी वीडियो नहीं समझ में आया एक बार फिर देख लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए अच्छे से। बाकी कल मिलेंगे, कल हम लोग राज्यों का पुनर्गठन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पुनर्गठन इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि पुनर्गठन में आपको ये पता चल जाएगा कि राज्यों का यहाँ गठन कैसे हुआ था, कौन सा राज्य कब बना था, कब जुड़ा था, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हरियाणा पहले नहीं था अब आया है, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड पहले नहीं थे अब बने हैं। तो हम कल ये पढ़ेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, राज्यों को तोड़ा मरोड़ा कैसे आपने, राज्यों को कैसे बनाया, अधिनियम कौन कौन से थे और कब कब हुआ था, ठीक है ना। सिक्किम को जब मिलाया था मेरे बच्चों तब संविधान संशोधन नहीं हुआ था, मैं समझा चुकी हूँ। टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना महेश वर्मा जी। सिक्किम को मिलाया था तो संविधान संशोधन नहीं था, सिक्किम को सह राज्य बनाया था, एक चौथी श्रेणी जोड़ी थी, उसके लिए संविधान संशोधन था। क्लास 3 बजे शुरू होती है,
और 4 बजे तक खत्म कर देते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा टाइम। मेरी क्लास 3 बजे होती है लाइव, पॉलिटिकल हम पढ़ते हैं। कल हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, परसों पढ़ेंगे नागरिकता, और नागरिकता छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा। नागरिकता के बाद हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स, भाग 3 भाग 4। आप बता रहे थे ना 368 बुक में नहीं है। 368 कौन सी बुक में नहीं है? मैंने क्या बताया? मैंने सही बताया, आपने गलत समझा है। महेश जी मैं कह चुकी, आप एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? मैं रोज 3 बजे लाइव आती हूँ और 3 बजे ही रहूंगी। स्टडी शिवक्लास जी क्या कह रहे हो आप? अपने पॉइंट्स को लिखो। सारी किताबों में क्या लिखा है? किताबों में क्या लिखा है? सारी किताबों में एक ही बात लिखी है, 368 के आधार पर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन नहीं होगा। सभी किताबों में यही लिखा हुआ है। अपनी किताबों को आज फिर घर जाकर पढ़ लेना, पढ़ लेना। चले, जिन बच्चों ने श्रीराम ईडीयू करके ऐप इंस्टॉल नहीं किया, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा जो सेपरेट कोर्स है वो आपको श्रीराम ईडीयू पर अवेलेबल मिल जाएगा। बिल्कुल, राज्य पुनर्गठन आयोग में बिल्कुल कल पढ़ेंगे हम इसको। किरण जी, अगर हर चीज स्पष्ट कर दी होती संविधान में, तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? बहुत सी सारी चीजें जो है वो अस्पष्ट इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो संविधान को हमने बनाया बहुत कम समय में। अब आप कहोगे मैम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। आप एक बात सोचिए, आपका संविधान जो है वो बहुत कम समय में बना। 2 वर्ष का मतलब ये थोड़ी ना है कि हर दिन संविधान बनाने बैठ गए, बीच में हम देश को भी तो संभाल रहे थे। तो जब अगर फटाफट रोटियां बनती हैं तब रोटियों में कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है। तो यूं समझ लिए संविधान को बहुत जल्दी बनाया गया और उसमें बहुत सी चीजों में विचार विमर्श करना था, उसके बावजूद भी नहीं किया गया। तभी तो एक व्यवस्था जोड़ दी कि कहीं भी अगर कुछ अस्पष्ट है या कहीं भी कुछ लिखा हुआ बच गया तो संविधान संशोधन करके उसे स्पष्ट भी कर लिया जाएगा और उसे जोड़ भी दिया जाएगा। इसलिए हमारे जो संविधान है कुछ चीजों में मौन है। चले, बिल्कुल राकेश जी, मैं भी ये चाहती हूं, काफी समय से वेट कर रही हूं। चले फिर, ममता 9वां संविधान संशोधन 1960 है, 58 पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि संविधान संशोधन ही आपका सुप्रीम कोर्ट के विवाद के बाद में हुआ था। 9वां संविधान संशोधन 1960 था। महेश जी, संविधान संशोधन हुआ है, मैं ये कह रही हूं, पर मैंने ये नहीं कहा कि सिक्किम को जोड़ने के लिए हुआ था। सिक्किम को राज्य नहीं बनाया था, सिक्किम को सह राज्य बनाया था। सह राज्य को जोड़ने के लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ था। वीडियो को रिवाइंड कर लेना, मेरी इस बात को फिर पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अरे महेश जी, मेरी बात को सुने, सिक्किम को सह राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन हुआ था, सिक्किम को राज्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन नहीं हुआ था। दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में अलग कानून की क्यों जरूरत पड़ी? तो पवन जी, जब भारत में एकीकरण हो रहा था ना, तो उस वक्त आपको पता है जूनागढ़, ठीक है ना, जब जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर तीनों ने विलय होने से मना कर दिया था, तो जम्मू कश्मीर में जो हरि सिंह राजा थे उन्होंने एक शर्त के आधार पर विलय हुए थे। वो क्या हुए थे? एक शर्त के आधार पर विलय हुए थे। तो वो शर्त यही थी, इसीलिए उन शर्त उस वक्त उन राजा की बात को सम्मान देते हुए, उनकी शर्त को मानते हुए
उसे विशेष कानून के तहत अलग से दर्जा दिया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया था। तैंतीस विधान संशोधनों के तहत मिलाया गया था। महेश जी आप कहां पढ़ रहे हैं? जहां भी पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है? महेश जी मैं ये कह रही हूं कि 35वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 2 क इसको जोड़ा था, ठीक है। दूसरा, सिक्किम को सह राज्य बनाया था, सिक्किम को सह राज्य बनाया था, ठीक है। दो चीजें हुई। और एक और बात बता दूं, 10वीं अनुसूची भी जोड़ी थी, ये और सुन लो अब, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची भी जोड़ी थी। ये तीनों काम हुए थे 35वें संविधान संशोधन में, ठीक है ना। मेरे 35वां संविधान संशोधन उसमें ये तीनों काम हुए थे। यहां एक मैं शब्द लिख रही हूं, उसको गौर से पढ़ो, सह राज्य। मैंने यहां शब्द लिखा सह राज्य, उस शब्द को ढंग से पढ़ो, सह राज्य, ठीक है ना। और 10वीं अनुसूची में ये जुड़ा था, 10वीं अनुसूची में सह राज्य जुड़ा था। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें पहला काम 2A जो था उसको समाप्त कर दिया, 36वें में 2A को समाप्त कर दिया। और दूसरा काम क्या किया? सिक्किम को सह राज्य के दर्जे से हटा दिया गया, ठीक है। और सह राज्य के दर्जे से हटाकर उसको पूर्ण राज्य बना दिया, ठीक है। और तीसरा काम क्या किया? ये जो 10वीं अनुसूची थी ना, इसको भी हटा दिया गया, जो 10वीं अनुसूची थी ना, इसको भी हटा दिया गया। तो ना जो संविधान संशोधन है ना, एक आपके 35 और 36, इसको ढंग से पढ़ो महेश जी। आपने जहां से भी पढ़ा गलत पढ़ा, या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है ना।